नमस्कार। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के वीडियो नंबर 2 पे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी हिस्ट्री के बारे में, कुछ सिलेबस के बारे में, और हमने ये भी समझा कि किस तरीके से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, वैदिक एज के बारे में और उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इन माई लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड विथ यू अबाउट हिस्ट्री, द बेसिक नेचर ऑफ हिस्ट्री, द बेनिफिट्स ऑफ हिस्ट्री and the topics which are there in the syllabus of UPSC, and how we could deal with that. I also discussed about the syllabus of ancient Indian history, in which we had discussed Indus Valley civilization and also some part of Vedic culture. Today we are going to discuss Vedic period in terms of the introduction of Vedic period, the basic introduction about the Aryan lifestyle and their belief system. आज के इस लेक्चर में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि हिस्ट्री को समझने के लिए किस तरह के अप्रोच की ज़रूरत रहती है, जो मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है। ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को लगे कि ये तो बिल्कुल फाउंडेशन है, बिल्कुल बेसिक है, पर मुझे ऐसा लगता है और मैं शुरू से इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ के नॉलेज को लेने के लिए या उसे समझने के लिए बिल्कुल शुरुआत से ही उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। आने वाले समय में हम डिटेल्स में जाएंगे, तथ्यों में जाएंगे, फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत तो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि आप हर एक पहलू को, हर एक पक्ष को समझ सके, जान सके और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दे सके। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है उसमें हम आर्य लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द आर्यन कल्चर, देयर लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आर्य कौन थे। तो इसको कई तरीके से समझा जा सकता है, कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक तरीके से, रिलीजियसली धार्मिक तरीके से, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरीके से इसे समझा जा सकता है। शुरुआत हम ये करते हैं कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, जिसके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, और उसके बाद काफ़ी हद तक धार्मिक और सांस्कृतिक चीज़ों के ऊपर भी हमारा व्याख्यान रहेगा। देखिए, मैं इकोनॉमी के ऊपर इतना फोकस क्यों करता हूँ, उसके पीछे कारण है कि इंसान की आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक उसके सोच को प्रभावित करती है, उसके व्यवहार को प्रभावित करती है और यह भी निर्धारण करती है कि उसका भविष्य कैसा होगा। बाय एंड लार्ज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि
ये 100% सच है, लेकिन काफ़ी हद तक इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक उदाहरण के तौर पर कि अगर एक मजदूर आदमी अपने लिए एक शर्ट खरीदने के लिए जाएगा तो उसके दिमाग में कौन सी चीज़ें होंगी? पहली चीज़ तो ये होगी कि शर्ट का रंग कम से कम 1 साल तक ना जाए, ना ही वो फटे, मजबूत हो और कम से कम कीमत पे। जब यही काम एक मध्य वर्ग का आदमी करने जाएगा तो उसके दिमाग में बात होगी कि मैं ब्रांडेड लूँ ताकि मैं क्लास अपार्ट लगूँ, अमीर दिखूँ। हम मध्य क्लास लोगों की ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हम हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर यही काम एक बड़ा आदमी, इंडस्ट्रियलिस्ट, पैसे वाला, पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट क्लास का जाए तो क्या होगा उसके दिमाग में? तो वो कोशिश ये करेगा कि उसके कपड़े ऐसे हों जो कहीं और ना दिखे, भले ही उसके लिए उसे कितने भी पैसे देने पड़ जाए। जैसे कि गरीब आदमी पैसे को ही फर्स्ट कंसिडरेशन में रखेगा, मिडिल क्लास आदमी कोशिश करेगा कि भाई महंगी चीज़ लें लेकिन डिस्काउंट पे लें, सेल में लें। और ऐसा हम मार्केट में देखते भी हैं, जब सेल लगती है कैसे लोग उन चीज़ों को खरीदने के लिए परेशान हो जाते हैं। और इंडिया में तो सेल एक ऐसा मार्केटिंग टूल है जो कभी फेल नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में मिडिल क्लास लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और तीसरा जो क्लास है उसे सेल से कोई मतलब नहीं है, उसे एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें कितने भी पैसे लग जाए लेकिन वो यूनिक होना चाहिए, इसलिए डिजाइनर क्लोथिंग का कंसेप्ट आता है। तो इंसान के बिहेवियर में ये जो चेंज आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है। देखिए, यहाँ पे आप में से कई लोग ये भी कह सकते हैं कि सर मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ जो बहुत अमीर है लेकिन वो खर्चीला नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये 100% तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा दिखा गया है। हर तरह के लोग दुनिया में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिस तरह के बिहेव करते हैं उसे एक कॉमन बिहेवियर मानते हैं। तो इस चीज़ को समझना और जानना ज़रूरी है कि अगर हमने अमीर आदमी को गरीब बना दिया और गरीब आदमी को अमीर बना दिया तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि जो पहले गरीब आदमी कर रहा था वो अमीर बनने के बाद वो ना करें, वो भी उसी पूंजीपति की तरह बिहेव करे जैसा उससे पहले के लोग कर रहे थे। और जो अमीर गरीब हो गया उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज होगा। तो इकोनॉमी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसको एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि आज आप में से कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे या आप खुद ही, आपको मान लेते हैं 50 करोड़ की लॉटरी लगी। अब ये पैसा आपकी सोच को कैसे चेंज करेगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। आपको 50 करोड़ की लॉटरी लगी तो पहला काम आप क्या करेंगे? पहला चांस तो यही है कि आप तैयारियां छोड़ दें, क्योंकि ज़िंदगी एक बड़ी सी हॉलीडे की तरह है। चांसेस है, हो सकता है कि आप तैयारी कंटिन्यू रखें, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। चलिए अगर तैयारी को हम साइड पे रखें और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो ये हो सकता है कि जिन चीज़ों को आप अभी तक लग्जरी मानते रहे हों और जिसके लिए आप अपने दोस्तों से डिस्कस करते रहे हों कि नहीं नहीं ये बहुत गलत है, ये खर्च नहीं होने चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ये फिजूल खर्ची है, शायद आप भी वो खर्च करने शुरू कर दें, क्योंकि जो इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में रही होगी इससे पहले वो खत्म हो गई। अब आपके पास बहुत पैसा है। तो अगर आपके इंडिविजुअल दिमाग पे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इतना इम्पैक्ट डाल रही है, तो हम ये कैसे मान लें कि इकोनॉमिक कंडीशन के इंप्रूव होने पर एक सिविलाइजेशन अपने बिहेवियर में बदलाव नहीं लाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए आर्थिक स्थिति जो है वो सबसे ज्यादा
प्रभाव डालती है एक इंसान और एक सिविलाइजेशन के बिहेवियरल पैटर्न में। उसके विकास को हम किस तरह से आंकते हैं? सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक विकास में नहीं, बल्कि इकोनॉमिक कंडीशन में हिसाब से हम ये देखते हैं। अब आप कहेंगे जी ऐसे तो हमें सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन हम आज अपने आप को आधुनिक मानते हैं। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन तो पहले ज़्यादा अच्छी थी। इकोनॉमिक कंडीशन के अच्छे होने के कारण ही, रिसोर्सेज के होने के कारण ही हमारे देश में बहुत सारे बदलाव हुए। इस बात से तो इनकार नहीं किया सकता। और चर्चा को अगर हम कोई और दिशा देंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन का तरीका कुछ और होगा। खैर, तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो आपके और किसी भी सिविलाइजेशन के परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस विषय को मैं विमेन एम्पावरमेंट में भी लेके आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं उस टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर रहा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं करूँगा। तो जो मुद्दा है वो दूसरा ये है कि आर्य लोग सेंट्रल एशिया से इधर क्यों आए? तो भाई हंटर और गैदरर थे, नोमैडिक थे, शिकारी संग्रहकर्ता थे, खानाबदोश थे। तो खानाबदोश कौन लोग होते हैं? तो खानाबदोश वो लोग होते हैं जो पशुपालन करते हैं। खेती करने वाला तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता खानाबदोश होना। अब पशुपालन करेंगे तो पशुओं को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इतनी है नहीं कि एक जगह पे रह करके वो काम कर सके। तो एक उनके जीवन का एक पक्ष था, यानी कि उनका जो कबीला था जिसको वो जन कहते थे, वो एक चलती फिरती यूनिट थी। जनपद का कंसेप्ट तो बाद में आया, जब वो एक जगह आकर रहने लगे और जनपद से महाजनपद बना, महाजनपद से साम्राज्य बना। वो अलग अलग चर्चा का विषय है, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जन यानी कि जो कबीला है वैदिक समाज का, वो एक चलता फिरता यूनिट है। ग्राम शायद रात भर के एक ठिकाने को कहा जाता हो। तो आर्य समाज संसाधनों को, रिसोर्सेस को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वितरण किया करता था। ये ऐसा नहीं था कि वो जो जहां जाते थे उसके बारे में उन्हें पता नहीं था। सालों की, कई सौ सालों की, तो हजारों सालों की एक रूट जिसको हम फिक्स कर देते हैं, जैसा कि बाद में आप कारवां सिस्टम भी देखेंगे जिसमें एक रूट फिक्स होता था। उसी तरीके से आर्य लोग एक पर्टिकुलर रूट में, भाई गर्मी में यहाँ रहना है, सर्दी में यहाँ रहना है, बरसात में यहाँ रहना है, इस तरह से रूट फिक्स होता था। और काफ़ी हद तक वो अपने सिचुएशन से सेटिस्फाइड भी थे। लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी, समस्या आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा। अब कबीला एक तो है नहीं, कई कबीले हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो छोटे जो है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ऑब्वियस है बड़े से दूर रहना चाहेंगे। अगर दूर नहीं रहेंगे तो हारेंगे, गुलाम बनेंगे। तो धीरे धीरे संसाधन की कमी आने लगी, चारागाहों की कमी होने लगी, तो माइग्रेशन हुआ, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो माइग्रेशन दो हुए, एक यूरोप की तरफ चले गए, एक तरफ ईरान इराक से होते हुए। अब ईरान इराक मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज ईरान की अवेस्ता जो जोरोस्ट्रियन रिलीजन की किताब है, उसमें बिल्कुल ऋग्वेद की तरह ही ईश्वर के नाम बताए गए हैं। ऋग्वेद के समान ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और बाद में हम सप्त सिंधु प्रदेश, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में आर्यों के आने के बाद, जिसे हम वैदिक एज कहते हैं, 1500 से लेकर के 1000 के आसपास का समय काल है, उसमें भी लगभग उन्हीं शब्दों, उन्हीं देवताओं को देखते हैं, चाहे सोम हो, मित्र हो, इंद्र हो, वरुण हो, का
व्याख्यान देखते हैं। हाँ, उनका इस्तेमाल हो सकता है थोड़ा अलग हो, लेकिन नाम काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, वो दिखाई देते हैं। अब पशुपालन थे तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आर्य लोग घोड़े पे आए थे, बैलगाड़ियों पे आए थे, तो घोड़ा का तो इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एनिमल थी वो घोड़ा नहीं थी बल्कि काऊ थी, यानी कि गाय। गाय का इस्तेमाल कई रूप में किया जाता था। उसकी दूध मिलती थी, दूध से घी, दही, मक्खन, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। वो बैल को जन्म देती थी, जिसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए किया जाता था, बैलगाड़ी के लिए किया जाता था। मरने के बाद उसके स्किन का, उनके हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके से गाय की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा आर्य समाज में मानी गई थी। पशुपालन समाज था, पशुओं पर निर्भर करते थे, तो गाय काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई। उसके बाद घोड़े और बाकी अन्य जानवर जो थे जिनका पालन वो करते थे, उनकी इम्पोर्टेंस आती है। तो ऋग्वैदिक काल में, यानी कि जब वो सप्त सिंधु प्रदेश में पहुंच गए, वहाँ पर भी अभी उनका जीवन में कोई परिवर्तन होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। अभी भी वो खानाबदोश हैं, अभी भी वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। जब तक एक जगह पे उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, संसाधन मिल रहे हैं, वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद फिर वो नए जगहों की तलाश में आगे बढ़े। ये सिलसिला आगे के आने वाले कई सौ सालों तक चलता ही रहा और धीरे धीरे आर्य अनार्य युद्ध, आर्य और आर्य कबीलों के बीच युद्ध एक कॉमन सी बात हो गई, कॉमन फेनोमेना हो गया, होना भी था। आप किसी के ज़मीन में जाकर कब्जा करेंगे, उसके संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, तो वो उसको अपोज करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना करे। तो बहुत सारे शब्दावलियाँ भी जोड़ी गई। जब हम वैदिक समाज को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इन शब्दों को भी हम चर्चा में लेके आएंगे। फिलहाल मैं इतना ओवरलोड नहीं करना चाहता आपको। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो जब वो मध्य भारत में पहुंचते हैं, जब वो गंगा यमुना के मैदान क्षेत्र में पहुंचते हैं, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना, तो उनके लाइफस्टाइल में कई सारी बदलाव या तब्दीलियां हमें दिखाई देती हैं। अब होता क्या है, अब ये जो क्षेत्र है वो अपने उपजाऊ जमीन के लिए जान जाते हैं। जमीन उपजाऊ है तो खेती अच्छी होती है। खेती करने के लिए उनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, बैल भी है, बैलगाड़ियाँ भी हैं, सभी चीज़ें हैं। तो खेती, जैसे कि वो एक साल में एक खेती किया करते थे, वो भी हर साल उनको अलग अलग जगह पे जाके खेती करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उनको एक ही साल में एक नहीं, दो नहीं, 3-4 खेती होना प्रारंभ हो गया। तो उनके पास उन चीज़ों की जो बाहुलता हो गई जिसके लिए वो पहले भटकते रहते थे। अब कृषि समाज की उत्पत्ति होती है। अब कृषि समाज की उत्पत्ति हुई तो ऑब्वियस है, अब देखिए उनकी आर्थिक कंडीशन में फ़र्क पड़ा तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उनकी तब्दील होती जाएंगी। पहले जो जन एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्सेज की तलाश में घूम रहा है, अब वो जन से जनपद बन चुका है। अब जन से जनपद, जनपद का मतलब जन ने जहां पैर रख दिया, जनपद। जन होता क्या था, तो जन भाई एक कबीला, कबीला कैसे बना, तो कबीले के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, छोटा यूनिट जो है वो है कुल, परिवार, जिसमें एक पिता है, एक माता है, बच्चे हैं, उनकी भी शादियां हुई, उनके भी बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली कह लीजिए आप, सिंगल फैमिली कंसेप्ट था नहीं उस टाइम। तो एक कुल हो गया, कई कुल मिल करके ग्राम बनते थे। अब कुल का जो मुखिया होता था उसे कुलपति कहते थे, जैसे गृहपति या कुलपति। कई कुल मिलकर के ग्राम बन गए, अब ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाने लगा। अब कई ग्राम मिलके एक विश्व बन गए, यूनिट है ना अलग अलग। कुल
मिलके ग्राम बने, ग्राम मिलके विश्व बने, विश्व मिलके जन बने, और कई जन मिलके एक साम्राज्य या देश का निर्माण करें, राष्ट्र जिसको कहते हैं। कई जन मिलके राष्ट्र बने। अब जन का जो मुखिया होगा वो राजन होगा, अब जो राष्ट्र का मुखिया होगा वो सम्राट होगा। तो खैर अभी तक सम्राट का कंसेप्ट तो डेवलप नहीं हुआ। हाँ, राजन जरूर थे, वो तो वैदिक युग में भी थे। पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से देखेंगे। तो राजन वैदिक युग में यानी कि शुरुआती काल में चुने हुए होते थे। सभा, समिति, विधाता, इस तरह की समितियां हुआ करती थी जो उनको चुनती थी। विधाता का नाम कम जगहों पे आता है, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर समिति थी। और उत्तर वैदिक काल में चीज़ें परिवर्तित होनी शुरू हो गई। कैसे परिवर्तित होनी शुरू हो गई उसको समझना जरूरी है। आखिर भाई समझना तो पड़ेगा कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में फ़र्क क्या है। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो वी कैन टेक अ पर्टिकुलर टर्म एंड दैट इज़ द इकोनॉमिकल डिफरेंस। इकोनॉमिकल डिफरेंस की जिस चीज़ के लिए वो भटक रहे हैं वो इनको बहुत मिल गया, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव्ड। तो क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हुई तो जो लोग भटक रहे थे अब वो एक जगह रुक के रहने लगे, यानी अब उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी में तब्दील हो गई। मतलब जो जन पहले अपने नाम से जाना जाता था, जैसे कि मान लेते हैं एक पर्टिकुलर जन है जो घूम रहा है, चारों तरफ जा रहा है, वो भारत है, तो अब भारत जन को तो कहेंगे ही, उसके लोगों को तो कहेंगे, उस ज्योग्राफिकल यूनिट को भी कहेंगे जहाँ पे वो रह रहे हैं। यानी उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी, अपने ट्राइब के नाम से जाने आते थे, अब वो अपनी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी से जाने जाते हैं। जहाँ कुरु रहेंगे वो कुरुक्षेत्र बन जाएगा, जहाँ पंचाल रहेंगे पांचाल बन जाएगा। और ऐसा इंडिया में नहीं होता, हर जगह होता। वाइकिंग लुटेरे थे भाई, यूरोप में बड़ी लूट मार की, उन्हीं का एक यूनिट गया रूस, रूस नाम था उसका, रूस पड़ गया। आप सबको पता है, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री देखी होगी आपने। एशिया माइनर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल। भैया जब तुर्क लोगों ने वहां आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में लिया, वो तुर्की बन गया। तो यहां पे भी जो कबीले आए वो एक जगह पे रुक के रहने लगे और उसी के नाम पर उस क्षेत्र को जाना जाने लगा। अब एक जगह रुक के रह रहे हैं तो हर जगह अच्छी खेती हो जरूरी तो नहीं, हर जगह के लोग मेहनती हो जरूरी तो नहीं, हर जगह के लोग इंटेलिजेंट हो जरूरी तो नहीं। तो क्या होगा, जिनके पास ज़्यादा होगा उन्हें खतरा रहेगा उन लोगों से जिनके पास नहीं है, या फिर वो कबीलाई लोग जो पहले वहाँ रहा करते थे जिनको हटा करके इन्होंने ये बसाया, उनसे भी खतरा है, वो भी आएंगे, लूट मार करेंगे, हो सकता है सब कुछ छीन के लेके चलेंगे। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो थी उस यहाँ पे डेवलप हुई। और वैदिक एज में तो भाई हर कोई सैनिक था, कबीले का हर व्यक्ति सैनिक। लेकिन यहाँ संभव नहीं है वो खेती करे कि सैनिक लड़ाई लड़े, सेना की जरूरत पड़ी। एक जगह रुक के रह रहे हैं, प्रशासन की जरूरत पड़ी, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी। अब इसको मैनेज करने के लिए जो राजन पहले वॉलंटरी टैक्स पे डिपेंडेंट था, अब कंपल्सरी टैक्सेशन पे आ गया। अब बिना टैक्स नहीं दोगे तो आप वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालेगा, वो लोगों को सैलरीज कैसे देगा, क्योंकि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो चुने हुए सदस्य नहीं है, वो लोग परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी। सेनानी सैनिक भी जो हैं वो भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी, खर्चे देने पड़ेंगे, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर आके राजा की ताकत बढ़नी शुरू हो गई। अब राजा के पास सैनिक भी है, राजा के पास पैसा भी है, राजा के पास हर तरह की शक्ति भी है, रिकॉग्निशन भी है। और यहीं से डेवलप होता है हर एक वो कंसेप्ट जो हम अपने इतिहास की किताब में पढ़ते हैं। आप उठा के देख लीजिए,
डिवाइन राइट ऑफ किंग, प्योरिटी ऑफ ब्लड, कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम को एक और एंगल से यहां समझने की जरूरत है। चलिए भाई, राजा जो है वो हमेशा ये चाहेगा कि उसके बाद उसका बेटा राजा बने, यानी कि वो लेगेसी कंटिन्यू रहे। तो राजा डिवाइन राइट लेके आया कि उसे राजा प्रजा ने नहीं बनाया, उसे राजा बनाया ईश्वर ने। डिवाइन राइट ऑफ किंग, he was appointed as king by the almighty, by the god। अब इसमें उसकी सहायता पुरोहित ने भी की। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश की। पुरोहित ने उसकी हेल्प की। तो कैसे हेल्प की? बड़े बड़े यज्ञ आयोजन किए गए, बड़े बड़े ये चीजें आयोजन की गई। अब देखिए, आप बड़े बड़े यज्ञ क्यों कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात है कि मैं राजा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास संसाधन है। एक टाइम पे 1000 पंडित जो है मंत्र पढ़ेंगे, 5000 लोग खाना खाएंगे रोज, तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई एम अ किंग, मैं राजा हूं। अब वो बड़े महल में रह रहा है, बड़े बड़े आयोजन कर रहा है, तो भैया साफ सी बात है कि वो दिखाना चाहता है कि मैं कितना बड़ा हूं, कितना ताकतवर हूं, और मेरे मुकाबले कोई और नहीं है। एक राजा के दिमाग में सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कोई कॉम्पिटिटर उसे चैलेंज ना करे। ये लोगों के दिमाग में एक बात रहे कि इससे बड़ा तो मैं हो ही नहीं सकता। मन से हार तो हार, मन से जीत तो जीत। अब इसको आप मॉडर्न एज में भी देख सकते हैं। अगर मैं बड़ी बड़ी मर्सिडीज और BMW और ऑडी में घूम रहा हूं, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ कंफर्ट चाहिए, बिल्कुल नहीं है ये मतलब। इसका मतलब ये है कि मैं दिखाना चाहता हूं सामने वाले को, हु एम आई। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो शुरू से इंसानी समाज में रहा है। हम हमेशा सामने वाले को दिखाना चाहते हैं कि मैं ताकतवर हूं, मैं स्ट्रांग हूं। तो वही चीजें यहां भी आई, और राजा जो है वो डिवाइन राइट लेके आया कि मेरे को जो नियुक्त किया है वो तो राजा भगवान ने किया है, तो मैं किसी से कम नहीं हूं, किसी पर निर्भर नहीं करता। तो चूंकि मुझे भगवान ने नियुक्त किया है, तो नेक्स्ट नियुक्ति करने का अधिकार किसका हुआ? सिर्फ मेरा। तो यानी कि ऑटोमेटिकली ये बात फिक्स हो गई कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो पड़ा ही आपने इकोनॉमी में, शायद यही कंसेप्ट है, जिसमें फैशन ऊपर से नीचे आता है और पैसा नीचे से ऊपर जाता है। ये ना कंसेप्ट कि हर फैशन ऊपर से नीचे आता है और पैसा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ट्रेंड कौन सेट करता है? कैसे बाल रखना है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा चेहरा रखना है, सब कंसेप्ट तो ऊपर से ही आता है ना। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, बड़े बड़े लोग बताते हैं हमें, और हम उसको फॉलो करते हैं, उसके लिए पैसे खर्चते हैं। तो फैशन तो ऊपर से नीचे ही आएगा ना। अब डॉरी सिस्टम को भी मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा बाद में, किस तरह से शुरू हुआ। तो भाई, जब राजा कह रहा है कि मेरा बेटा ही राजा बनेगा, तो ब्राह्मण कहेगा कि मेरा बेटा ब्राह्मण बनेगा, वैश्य कहेगा मेरा बेटा वैश्य बनेगा। लेकिन शूद्र को ये मानना ही पड़ेगा। अगर शूद्र का बेटा ये कहता है कि मैं शूद्र का बेटा होने के बाद भी शूद्र नहीं हूं, तो वो सिर्फ राजा को चैलेंज नहीं कर रहा, वो सीधा सीधा ईश्वर को चैलेंज कर रहा है। तो वो उसके ये बोलने का मतलब हुआ कि वो ईश्वर को ही नहीं मान रहा, अधर्मी हो गया। तो हर तरह के जो कंसेप्ट निकल के सामने आते हैं, वो इसी समय काल में हमें देखने को मिलता है। आर्थिक स्थिति का बदलाव राजनीतिक सोच में बदलाव लेके आता है। आर्थिक स्थिति का बदलाव मनुष्य की विचारधारा, उसके धर्म, हर चीज में बदलाव लेके आता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक तीर बनाई है, तीर का अगला हिस्सा इकोनॉमी होगा,
जैसा इकोनॉमिकल कंडीशन वैसे ही बीच वाला हिस्सा यानी कि पॉलिटिकल कंडीशन। और तीर के जो पीछे दो छोर होते हैं वो उसके सोशल, रिलीजियस या कल्चर कहने चाहिए। जैसा अगला हिस्सा होगा वैसा ही बीच, उसी हिसाब से बीच का हिस्सा होगा उसी हिसाब से। डेमोक्रेसी तो हर जगह है, कई अफ्रीकन कंट्रीज में भी है, बट इकोनॉमिक कंडीशन यूरोप में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है। बट किस तरह का होगा इसका निर्धारण काफ़ी हद तक इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ें करेंगी। तो यहाँ पर हमने वैदिक काल के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को समझा। अपने अगले लेक्चर में मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर पा रहा बिकॉज संसाधनों की थोड़ी कमी है, नहीं तो कम से कम 1 घंटे का लेक्चर तो होना चाहिए। तो आधे घंटे के लेक्चर को करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। प्लीज़ अगर आपके कुछ सजेशन है तो हमें बताइए, हम उसमें कुछ और ऐड करके आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं नया लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और मैं उसमें आपको बताऊँगा कि वैदिक काल के बाद किस तरह से परिवर्तन आया और भारत में किस तरीके से वैदिक विचारधारा को चैलेंज करने के लिए कई नई विचारधाराएं जन्म लेनी शुरू हुई। तो आज के लिए, अभी के लिए, इस लेक्चर के लिए बस इतना है। थैंक यू।